परिवार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रापित परिवार की कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था और उसी संदर्भ में एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है। आप लोगों को कथा सुनाई थी। उसके बाद मुझे काम थोड़ा आ गया, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि आगे हमारे परिवार के साथ क्या घटित हुआ। तो चीज़ ऐसी हुई कि जो मेरी बुआ दादी थी उनकी मृत्यु हो गई और जो उनका जो केस था वो गांव की पंचायत ने और लोगों ने रफा दफा कर दिया। फिर उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ कि उस समय मेरे दादाजी को मतलब 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। फिर उसके बाद उनको और 2 बच्चे हो गए। तो 2 बच्चे हो जाने के बाद में उसमें से एक लड़का जो हुआ, मतलब दोनों लड़के ही हुए। तो वो जब उसका जन्म हुआ तो वो जन्म होते ही तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई, मतलब 10-4 दिन में या 12 दिन में ही उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा जो लड़का था, सबसे छोटा था, तो वो लड़के को ऐसा हुआ कि वो तो अच्छा था बचपन में, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया, वो थोड़ी सी उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं रहती थी। और फिर उसके लिए फिर मेरे दादाजी ने डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारा उसका इलाज भी करवाया, लेकिन वो उसकी स्थिति जो थी जैसे थी बनी हुई थी। फिर ऐसे धीरे धीरे कालांतर से क्या हुआ कि समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और उनकी मतलब विवाह तक बात आ गई। दादाजी मेरे बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए। फिर मेरे पिताजी की विवाह हो गया। उसके बाद मेरी 2 बुआएं थी, उन बुआओं की विवाह हो गए। और जो मेरे छोटे चाचा थे, तो उन चाचा की भी मतलब उनकी कम से कम उस ज़माने में वो 34 वर्ष के हो गए थे, लेकिन उनके विवाह का योग ही नहीं आ रहा था। तो बड़ी मशक्क़त से और बड़ी मतलब कठिनाई से उनका विवाह का योग आया। और वो भी कैसे आया कि उन्होंने बहुत सारी लड़कियां देखी। वो दिखने में तो अच्छे थे और ऐसी कोई ये नहीं थी, और गरीबी परिस्थिति तो उनकी थी ही हमारे परिवार की। ऐसा कोई मतलब घर में कोई मतलब खेती बाड़ी नहीं थी या फिर कोई बड़ा मतलब वो अमीर लोग नहीं थे। जो भी स्थिति थी वो एकदम मतलब कमाना और खाना ऐसी ही थी। और मेरे दादाजी को जो पेंशन मिलता था उसके ऊपर ही सब घर चलता था। और उस टाइम में मेरी दोनों बुआ की शादी उन्होंने की थी। वो इन सब लोगों की मतलब एजुकेशन के लिए भी खर्चा था। सब मेरे पिताजी ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद में मेरे जो चाचा जी उनकी शादी करनी थी वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। मेरी सब बुआई उस टाइम में ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये सारी स्थिति और सब खर्चा उनका चल रहा था। और उस टाइम में उनके पास ऐसा कोई ज़्यादा इनकम और सोर्स भी नहीं था। तो मेरे दादाजी का जो मतलब छोटे लड़के थे, मतलब मेरे चाचा जो थे, उनका विवाह नहीं हो रहा था। विवाह में बहुत समस्या आ रही थी। और समस्या आ रही थी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर ऐसे एक रिश्ता उनको चलते आया। तो वो चलते हुए उन्होंने वो संबंध स्वीकार किया, क्योंकि मेरे दादा जो चाचा थे वो दिखने में भी अच्छे थे और हट्टे कट्टे थे कि सभी लोग हमारे मोहल्ले के जो भी लोग थे और वो सब उनको कहते थे कि आपको मिलिट्री में जाना चाहिए, मिलिट्री में भर्ती होना चाहिए। मतलब एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह उनकी बॉडी थी। तो सब लोग उनको यही बोलते थे कि आप वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं क्योंकि उनको मिलिट्री से इतना लगाव भी नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था उनको। मतलब एजुकेशन फील्ड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर वो उन्होंने मतलब एम.कॉम कंप्लीट किया और बाद में उन्होंने बैंकिंग से मतलब सेक्टर में उनको जॉब करने की इच्छा थी, या फिर एम.कॉम फील्ड में कहीं वो प्रोफेसर बन जाए, ऐसा उनका मतलब चल रहा था। लेकिन एक तो गरीबी परिस्थिति थी, कुछ कॉलेज में स्कूल में डोनेशन देने की कैपेसिटी नहीं थी। बैंक में भी जो पथ संस्था रहती वहाँ पे भी डोनेशन मांगते थे। तो ऐसी कुछ मतलब उनकी परिस्थिति नहीं थी, तो उनको जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब नहीं मिल रही थी तो फिर इस प्रकार से ही उनका विवाह का मतलब लेट हो रहा था, जॉब नहीं थी। ऐसे करते करते उनकी 35 साल उम्र हो गई। और फिर उन्होंने ऐसा एक रिश्ता ऐसा चल के आया
कि वो रिश्ते में उनको ऐसा हुआ कि जो लड़की थी उसको मतलब शारीरिक व्यंग था, और वो गवर्नमेंट जॉब में थी, वो टीचर थी, और सभी जगह से मतलब उसको, वो लड़की को सब लोग रिजेक्ट ही करते थे, क्योंकि शारीरिक व्यंग है तो फिर कौन उसको करता। और वो लड़की को मतलब गवर्नमेंट जॉब थी, वो टीचर थी, एमएससी हो गई थी और टीचर थी, अच्छी सरकारी नौकरी उसको लगी हुई थी, परमानेंट थी। तो फिर मेरे चाचा जी ने सोचा कि ये रिश्ता सामने से आया है, खुद चल के आया है, शारीरिक व्यंग है तो क्या हुआ, लेकिन फिर ऐसी लड़की से कोई ना कोई तो शादी करना ही चाहिए किसी ना किसी को। सब उसको ऐसे धुतकार देंगे कि भाई शारीरिक व्यंग है तो फिर कैसे शादी करेंगे, क्योंकि वो लड़की को कोई मिल भी नहीं रहा था, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, वो भी 30-35 के ऊपर उसकी एज हो रही थी, मतलब दोनों लगभग सेम एज के हो रहे थे। तो फिर मेरे दादाजी ने, हमारे घर में से सभी ने विरोध किया इस रिश्ते को, दादा दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने, कि भाई तू इतना दिखने में अच्छा है, इतना हैंडसम बंदा है और अच्छी लड़की मिल सकती है तुझे। पर फिर उन्होंने सोचा कि इतने सारे भाई बहन हैं, इन सब के बीच में रहना ना, वहाँ कोई इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं था कुछ, मतलब वो बिज़नेस भी करते तो उसके लिए भी कोई मतलब भांडवल उनके पास नहीं था। तो फिर ऐसा सोच के उन्होंने ऐसा कहा कि ये लड़की को सरकारी नौकरी है, और वो दूसरे हमारे गांव से दूसरे गांव में उसकी नौकरी थी, बहुत से मतलब 150-200 किलोमीटर दूर थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि वही उसके पास जाएंगे, वो जहाँ रहती है वहीं पर जाएंगे, वहीं पे भी हम कुछ दूसरा कारोबार शुरू करेंगे, और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी मतलब चलाने की मतलब उनके ऊपर नहीं रहेंगी, क्योंकि लड़की को अच्छी खासी नौकरी थी तो वो घर परिवार उसके पगार में चल जाएगा और ये दूसरा काम धंधा आराम से कर सकते थे। तो ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया, और सब ने मना करने के बावजूद सब ने बहुत विरोध किया। फिर भी उन लोगों ने, चाचा जी मेरे नहीं माने और उन्होंने उस लड़की के साथ शादी कर ली। तो शादी करने के बाद तो वो वहाँ से हमारे गांव से निकल गए, उनके गांव चले गए जहाँ वो लड़की मतलब उसकी नौकरी थी, वहाँ पर वो उनके साथ रहने लगे। और वहीं पे उन्होंने फिर ट्यूशन क्लासेस और एलआईसी मतलब जो एजेंट होता है, एलआईसी का एजेंट, और कुछ फाइनेंस बैंकिंग का वो प्राइवेट काम करना उन्होंने चालू कर दिया, और उन्होंने भी उसमें अच्छी खासी तरक्की कर दी, और उनकी बढ़ोतरी अभी भी चल रही है। तो ये एक तो हुआ, दूसरी का मतलब ये पहला विघ्न ऐसा आया कि एक तो क्या बोलते उसको कि हमारे पुराने जो ज़माने के लोग थे वो ऐसे ही बोलते थे कि लड़की जो है जिसको हम विवाह करके लाते हैं उसमें कोई मतलब दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को हम ऐसे कोई दोष रहित लड़की ही देखते हैं कि जिसको कोई दोष ना हो, शारीरिक व्यंग ना हो, तो ऐसी ही लड़की सब लाना चाहते हैं। तो फिर पहला ये कारण ऐसा हुआ कि वो मतलब जिसको व्यंग था ऐसी लड़की हमारे घर में मतलब उसकी शादी हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी बुआ थी, छोटी वाली बुआ, उसका बहुत ही मतलब उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो मेरे दादाजी की बहुत लाडली थी, और वो मतलब हमारे घर में सबसे सुंदर दिखने में वही थी। सभी उसको बोलते कि ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा इसको पति मिलेगा, बहुत अच्छी जगह इनकी शादी होगी। और हुआ भी ऐसे ही, उसको भी अच्छा पति मिला, और वो भी मतलब हाई कोर्ट में उनके मिस्टर जो थे वो क्लार्क थे, सीनियर क्लार्क की पोस्ट पर थे, और उसकी सुंदरता की वजह से उसको अच्छे पति भी मिले थे। फिर शादी उसकी हो गई, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, शादी के 10 साल हो गए फिर भी उसको कोई मतलब बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर उसके सास ससुर, घर वाले, बाहर वाले सब उसको ताना मारते, उनको कोसते। फिर वो एक प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति भी मतलब ख़राब होने लगी। और उसी टाइम ऐसा हुआ कि पता नहीं किसी ने क्या किया उनको, उसके मन में, उसकी मतलब जेठानी ने या आस पड़ोस की लेडीज़ ने उसको क्या भड़काया, उसको ऐसे कहने लगे कि तेरे पति का कहीं बाहर मतलब अफेयर चल रहा है या कोई किसी स्त्री के साथ उसके संबंध है, ऐसा उसके दिमाग में किसी ने डाल दिया। तो तब से उसका दिमाग ऐसा घूम गया कि वो एकदम अपने पति पर शक करने लगी, उसे एकदम हर जा कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ये क्यों किया, वो क्यों किया। उसका ये बर्ताव दिन ब दिन बढ़ता रहा, और बढ़ता रहने के साथ साथ उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि मतलब मानसिक रूप से वो एकदम बीमार सी होने लगी। कुछ खा घर में कुछ अच्छा करती नहीं थी, खाना नहीं पकाती थी, कुछ नहीं थी। हालांकि वो दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे, उनका मतलब अच्छा सा संसार चल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो सुधर नहीं रही थी। उसी बीच
उसके वहाँ पर एक उनको गुरु महाराज मिल गए। उन गुरु महाराज की उसने गुरु दीक्षा ली और फिर वो उनकी ही बहुत सेवा करती थी। मंदिर में जा के बैठती थी, वही मठ में जाती थी, वही बैठ जाती थी और बहुत वो गुरु जप करती थी उनका, जो उन्होंने गुरु मंत्र लिया होगा उनका। फिर वो गुरु मंत्र के प्रभाव से या फिर वो जो गुरु महाराज उसके थे वहाँ पर, उनकी तो उम्र बहुत थी, मतलब 70-80 साल उसी टाइम में थी। तो वो उनको अपनी बेटी ही मानते थे। उनकी उनके ऊपर क्या कृपा हुई, क्या वो तो पता नहीं, पर उनकी कृपा आशीर्वाद से और गुरु मंत्र के जाप से उनको एक बच्चा भी हुआ। तो 10 साल के बाद एक संतान हो गई। और संतान तो इतनी, मतलब वो ये हो गई, उतनी लाडली, इतनी प्यारी कि आपको मतलब बता नहीं सकते कि जो जो चीज़ हमको कभी कभी मतलब मिली नहीं, वो सारी चीज़ें वो उनको देते थे और उनको मिलती थी। और ये सारी चीज़ें होती रही। और फिर ऐसा कठिन प्रसंग उनके जीवन में आया कि उसकी मानसिक स्थिति थी वो वैसे ही थी। और जो उनके महिला ने उसको भड़काया था कि तेरे पति का कहीं चक्कर है या अफेयर चल रहा है, वो चीज़ तो उसके दिमाग में थी ही थी। पर वो फिर पति को मतलब डाउटफुली हमेशा देखती, कहीं भी कुछ कहा तो उसका ये बर्ताव मतलब छूटा ही नहीं था, उसका वो स्वभाव ही बन गया था। फिर उसके बाद ये जो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे वो और उसकी मतलब मानसिक स्थिति खराब होने लगी। और फिर तुरंत उसको क्या हुआ कि दूसरे टाइम उसकी डिलीवरी थी। तो दूसरे टाइम वो प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम ऐसा हुआ, मतलब बहुत बड़ा भयानक हादसा ऐसा हुआ कि हमारे परिवार पर एकदम बिजली सी टूट गई। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि वो जब उसको मतलब 9वां महीना था और डिलीवरी मतलब आने वाली थी उसकी, तो उस टाइम में उस प्रेगनेंसी में वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, वो मानसिक रूप से इतनी बीमार हो गई कि मतलब चिल्लाती थी ज़ोर ज़ोर से और सबके ऊपर शक करती थी। पति को तो बिल्कुल सामने ही नहीं देख सकती थी, अपने बड़े लड़के को भी नहीं पहचानती थी और पूरी मानसिक स्थिति उसकी एकदम ख़राब हो गई थी। और उसको ये भी नहीं पता था कि अब मेरे पेट में बच्चा है या उसका कुछ होगा कम ज़्यादा या कुछ उसको कुछ होगा, ये भी उसको पता नहीं था। इतनी उसकी इतनी मानसिक स्थिति ख़राब हो गई थी, कहीं पे भी भागती थी, कुछ भी करती थी। नहाती तो नहाती रहती थी बाथरूम में, खाना बनाना तो खाना बनाते रहती थी, गैस चालू रखती तो गैस ही चालू रखती थी, विचार करती तो विचार ही करती थी। बच्चों को मतलब कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं, घर की तरफ कुछ ध्यान नहीं। और उसकी मन ही मन में मतलब सिर्फ उसके होठ हिलते थे, पता नहीं वो मन में क्या बड़बड़ करती थी, क्या नहीं क्या नहीं। उसको अगर कुछ बोलो तो उसका ध्यान ही नहीं रहता था। हम उससे कुछ बात करें तो ऐसे हमको एकटक ही देखती रहती थी। मतलब पूरी तरह से उसकी मानसिक स्थिति एकदम ख़राब हो गई कि जैसे किसी के चंगुल में आ गई है या किसी न किसी का उसके ऊपर प्रभाव आ गया है या कोई उसके शरीर में है। सबको तो यही लगता था कि कोई इसके शरीर में है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो भागती भागती, मतलब वो प्रेग्नेंट अवस्था में भागती भागती गांव के चौक में चली गई। और गांव के चौक में चली गई पर चौराहे पे जाके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी और अपने पति को, और जो पति की जो मतलब एक्स थी उसको लगता था कि इसके साथ संबंध है, उसके नाम से वो गालियाँ देने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत सारी बातें करने लगी वहाँ। और उस भागते भागते भागने में और वो सब सारी चीज़ें करने में उसकी वहीं पर चौराहे पर डिलीवरी हो गई। और फिर वहीं पे सभी लोगों ने उसको देखा ऐसी स्थिति में कि ये वहाँ पर चिल्ला रही है और भाग रही है, और ऐसी स्थिति में उसकी वहाँ पर चौराहे पर डिलीवरी हो रही है। तो फिर आस पड़ोस के लोगों ने कुछ महिलाओं को बुलाया और वो सब उसका डिलीवरी की जो उसकी वहाँ हुई थी रोड पर ही, चार चार रास्ते पर, तो वो सब उसका मतलब डिलीवरी का इंतज़ाम किया, वहाँ से हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन वो चौराहे पे डिलीवरी होने के बाद तो आप समझिए कि जैसे उसके अंदर शैतान ही घुस गया हो। वो इतनी बेकाबू हो गई कि वो 10-10 लोगों को मतलब उसको पकड़ते थे, बेड पे सुलाते थे, डॉक्टर लोग इंजेक्शन देने के लिए या किसके लिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। बेड के साथ वो इतनी बड़ी मतलब उछलती रहती थी। और जो उसकी मतलब बड़बड़ चालू हो गई थी, वो बड़बड़ इतनी बढ़ गई थी कि वो ज़ोर ज़ोर से क्या बोलती थी हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा रहता था। मतलब एक साथ वो जो चालू करती थी उसकी बड़बड़ 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 बोलती रहती थी, बोलती रहती थी, बोलती रहती थी। मतलब ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि मतलब देखा नहीं कि उसने एक क्षण के लिए भी अपना मुंह बंद किया होगा।
दिन रात उसकी बड़बड़ चालू रहती थी। और जो उसकी बच्ची थी, मतलब एक ही दिन की जो बच्ची थी, उसको भी वो दूध नहीं पिला रही थी या उसको अपने हाथ में भी नहीं ले रही थी। और लोग तो मतलब सभी डर गए थे हम लोग कि अगर इसको ये दे दे हम इस लड़की को, तो पता नहीं है ये इस लड़की की जान ना ले ले या इसको मार ना दे, या क्योंकि उसके ऊपर तो मतलब पूरा शैतान चुड़ैल पता नहीं क्या उसके ऊपर चढ़ गए थे। ना वो किसी को भाई को पहचानती थी, ना पति को पहचानती थी, ना अपने बच्चों को पहचानती थी। तो लगातार उसकी ये कंडीशन इतनी ख़राब होती गई, इतनी ख़राब होती गई कि उसके पति ने अभी हम सब लोगों को, मेरे पिताजी को, दादाजी को हाथ जोड़ के नाक रगड़ के उन्होंने बोला कि अगर इस दोनों बच्चों का आप ज़िंदा देखना चाहते हैं तो इसको आप अपने मायके में ले जाइए, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में मैं इस बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं इसको संभाल पाऊँगा, ना ही मैं नौकरी कर पाऊँगा। अभी तो मेरा परिवार और मेरा मतलब संसार पूरा ही बिखर गया है। तो आप कैसे भी कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि आप अपने मायके में इसको लेके जाइए। तो फिर मेरे दादा दादी ने हामी भरी कि ठीक है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये जमाई हमारे जो है कहाँ कहाँ देखेंगे, इसको देखेंगे या छोटे बच्चे को देखेंगे या नौकरी करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा सोच के उसको हमारे यहाँ हमारे गांव में लेके आए। लेकिन हमारे गांव में लाने के बाद भी मतलब उसकी स्थिति सुधरी नहीं। वो उसी प्रकार बड़बड़ उसका चलता रहता था, दिन रात की बड़बड़, दिन रात की बड़बड़। हालांकि हमारी रूम अलग थी, उस मेरे दादा दादी जी की रूम अलग थी और हमारी अलग थी। तो इस टाइम में मतलब कभी भी हम रात को अगर उठे और देखे तो उसकी बड़बड़ चालू ही थी। ना वो रात को सोती थी, ना दिन में सोती थी, उठ के बैठती थी। और उसकी कंटिन्यू मतलब ऐसा समझ लिए कि घड़ी के टिक 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 की तरह उसका मुंह चलता ही रहता था। और ये स्थिति कम से कम उसकी कंटिन्यू अगर आप बोले तो 10 साल तक रही। और उन 10 सालों में ऐसा समझ लीजिए कि हमारी पढ़ाई भी बराबर हुई नहीं, मेरी बहन, मेरी सिस्टर की, क्योंकि दिन रात घर में ऐसा माहौल था, कभी भी वो भागती, कभी भी कुछ भी करती। और ये सारी चीज़ें, किसी को भी मारना, किसी को भी गालियाँ देना और दिन रात बड़बड़ करना, तो एक प्रकार से उसके ऊपर शैतान या चुड़ैल सर चढ़ के नाच रही थी और इतने सालों तक नाच रही थी कि उनकी सब मतलब स्थिति ने हमारे पूरे परिवार का मानसिक संतुलन खराब कर दिया। हम सब एक दहशत में जीते थे, या समझ लीजिए कि उसकी कृपा, उसकी छत्र छाया में रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते थे और उसको हमको झेलना ही पड़ता था। और बड़ी मुश्किल के साथ फिर हमने उसको मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा, मेंटल हॉस्पिटल भी उसकी ट्रीटमेंट करवाई। तो वहाँ से भी वो 6 महीने वहाँ गई, वहाँ पे फिर अच्छी हो गई, उन लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अच्छी है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा है वैसा है। और वहाँ से वो वापस आती, फिर अच्छी रहती 6 महीने, फिर उसके बाद वो वैसे ही हो जाती थी। तो ये प्रकार उसका मतलब चलता ही रहा और आज तक 2020 तक भी उसकी स्थिति वही है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसको मतलब किसी भी चीज़ की मतलब अभी भी फिक्र नहीं है और उसकी बड़बड़ वैसे ही चालू है। और आपको लोगों को अगर यकीन नहीं होगा तो ऐसा समझ लीजिए कि वो भगवान की पूजा पाठ भी करती है, भगवान की पूजा पाठ करती है, एकादशी का व्रत करती है, संकष्टी का, गणपति बाप्पा का चतुर्थी का व्रत करती है। इसकी मतलब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाने के बाद भी ये सारी चीज़ें भी वो करती है और वो बड़बड़ तो उसकी चालू ही है। और तुलसी को पानी डालेंगी, भगवान की पूजा करेंगी, सब उसको जो मतलब त्यौहार रहते हैं, दीपावली है, ये है, रक्षाबंधन है, वो सब उसको याद रहते हैं। उन सब में वो मतलब भाई को याद करती है या आती है, राखी वाखी बांधती है, दीपावली को सब लक्ष्मी पूजन करती है। लेकिन वो करने के साथ साथ भी उसकी बड़बड़ तो वो छूटती ही नहीं है। मतलब क्या वो बड़बड़ करती है, ना किसी को समझती है, ना किसी को उसमें कुछ मतलब आकलन होता है, किसी भी चीज़ का मतलब समझता ही नहीं क्या बोलती है। और ये सब लोग तो हम मतलब थक गए हैं कि वो उसका मुंह क्यों नहीं थकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो चीज़ चलती ही रही है। आज कम से कम उसको 20-25 साल हो गए हैं, उसकी उम्र भी 60-70 के ऊपर हो गई है, वो चीज़ अभी भी चल रही है। और इसके लिए हमने अनेक तांत्रिकों को, मांत्रिकों को उसको दिखाया, रात रात भर किसी को, किसी बाबा के यहाँ ले गए, किसी मान तांत्रिक के यहाँ ले गए, उसके ऊपर कुछ नींबू काटते, कुछ झाड़ा फूकी करते, कुछ उसका मतलब बहुत सारे इलाज जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे, या हमने कभी ऐसे लोगों के नाम नहीं सुने होंगे, या ऐसी कोई जगह हमने देखी नहीं होगी, वहाँ सब के सब हमने मतलब हमारा पैसा भी खर्च हुआ, मानसिक स्थिति भी ख़त्म हो गई। और ये सारी चीज़ें करते करते आज उस चीज़ को
कितने साल हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर एक क्षण भी मतलब वो असर कम नहीं हुआ और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वो दामाद जी की तो हमारे हो ही गई है। मतलब उनका पूरा परिवार के साथ साथ हमारे परिवार को इतना मानसिक उसका प्रेशर रहता था कि आप पूछिए मत। कि अगर हम स्कूल में अगर बच्चे गए, सपोज़ आप पूछिए कि, और वो कैसी थी कि पूरे गांव में घूमती थी उसी हालत में। वो पूरे बाल मतलब खुले करेंगी, मतलब शरीर पर वस्त्र कैसे रखेंगी कैसे नहीं, कुछ पता नहीं चलता था कि कौन सी स्थिति में निकलेंगी। और हाथ में कटोरा लेके या फिर कुछ भी ग्लास लेके पूरे गांव में घूमती थी, जो भी दिखा। क्योंकि गांव छोटा था तो वो सब जगह घूमती रहती थी और पूरे गांव में घूमती थी, किसी को भी गाली देना, किसी को भी कुछ भी बोलना। और परिवार के लोगों को तो कोई दिख गया उसको बाहर तो उसके सामने नाचती गाती झूमती, उसको गालियाँ देती थी। और कितनी बार तो हम हमारे स्कूल से घर आते थे, मेरी सिस्टर घर आती थी, हम लोगों को रास्ते में मिल गई, हमारे दोस्तों के सामने वो सब ड्रामे करती थी। तो इतना एम्बेरेस फील होता था कि हमको शर्म भी आती थी कि हम क्या बताएं कि ये हमारी बुआ है और ये ऐसी है वैसी है। तो ऑब्वियसली गांव में सबको धीरे धीरे पता चल ही गया था कि ऐसी ऐसी हो गई है। तो फिर पता नहीं क्यों हम लोगों को वो दिख गई कि हम भाग जाते थे, इधर उधर छुप जाते थे कि पता नहीं हमारे दोस्तों के साथ क्या करेंगी, दोस्तों के सामने ये क्या करेंगी, क्या बोलेंगी। मेरे पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ, सबके साथ ऐसी एम्बेरेसिंग फीलिंग होती थी क्योंकि वो किसी की सुनती नहीं थी। और उसको पकड़ के रखे, बांध के रखे तो 10-10 लोगों को मतलब एक अकेले ही निपटा डालती थी। इतने वो लोगों को मारती थी। और क्योंकि उसको कोई पकड़ने भी नहीं जाता था और उसके पास जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सब लोग डरते रहते थे। और ये सारी स्थिति जो थी उसकी ऐसी ही चली। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये तो घटना खैर हमारे परिवार में घटित हुई ही है। उसके बाद में और एक घटना हुई, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सबको नमस्कार।